हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उससे पहले मैं कुछ दो तीन बातें कर लेता हूँ बिकॉज फिर बीच में बातें करना अच्छा नहीं लगता है ना। तो पहले ही अगर हम दो तीन बातें कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड क्योंकि आई नो कि लेक्चर्स थोड़े से डिले हो रहे हैं है ना। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब ऐसा ना हो है ना। मैं चीज़ों को रेगुलरली लेकर आता रहूँ ताकि हमारा सिलेबस टाइम पे हो जाए और उसके बाद हम एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी कर पाएँ एज अ प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे से ऐसा ना हो है ना। और लेक्चर्स जो है वो टाइम से ही आपको मिलते रहें। ठीक है। आपका बस एक ही काम होगा कि एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, यू मस्ट लाइक द लेक्चर, सब्सक्राइब द चैनल। एट द सेम टाइम आप अपना जो भी व्यूज़ है शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, बट अगर आपका इनपुट रहेगा तो एक टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है ना। ऑल दो बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं, बट स्टिल इट्स माई थिंग टू से, है ना। एनीवेज, तो आज जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इस चैप्टर से आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं जो कंसेप्चुअली काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। इट कुड बी योर हो सकता है कि यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कि रेजिस्टेंस का यूनिट बता दो, है ना, रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दो। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। इट कुड बी लाइक कि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस दे देंगे और वहाँ पर फिर बोलेंगे कि आप इसको सॉल्व करके बता दो क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है इसमें। ठीक है। आपसे ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। तो हम सारी ही चीज़ों को देख रहे होंगे, चाहे वो कितनी ही बेसिक क्यों ना हो, कितनी ही अच्छे लेवल की क्यों ना हो, मैं सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा। ठीक है। एक चीज़ और, इसमें मैंने मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन जो है वो कवर नहीं किया है। उसको मैं एक अलग से 15 से 20 मिनट का लेक्चर बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको भी देख पाएं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। आज हम सब मिलकर बिजली गिराएंगे। ठीक है। ये काम हवा हवाई पर नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो बस यही फिलहाल। और ये टेलीग्राम चैनल है भाई, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कल ही सारी पीडीएफ को अपडेट कर दिया गया है। जो भी थी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। शुरू करें फिर। चलिए, कोई डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट, है ना। अब देखो भाई, पहला चीज़ जो हम पढ़ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। तो बेसिक बेसिक से चीज़ें को देखते हुए चलते हैं, है ना। समझते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है एक्चुअली में। कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, है ना, मान लो कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, या फिर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैटर है ना। तो उसमें चार्जेस होते हैं। ठीक है। पता है ये बात। कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी मैटर है उसके अंदर चार्जेस होते हैं। कैसे चार्जेस होते हैं सर? तो मैं बोलूंगा सर पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। हमारे केस में क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कैसी, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, अगर मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊं इस चीज को तो। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये वायर है ना। मैंने जूम इन करके रखा हुआ है इस वायर को। वायर ऐसे पतला सा होता है। तो इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं यहाँ वहाँ। ठीक है। एज पर देयर चॉइस। ये क्या है आपका? एक वायर, मान लो ये मेटालिक वायर है, और ये जो हमारे हैं ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। अब इसी वायर को जब आप बैटरी के साथ जोड़ देंगे, इस फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस वायर को आप बैटरी के साथ जोड़ दें, अब हमें पता है कि बैटरी में हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी चलना शुरू कर देगा। कैसे शुरू करेगा? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर देगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से चलेगा? वो चलेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन्स में बताता चलूंगा, वही चीजें याद रखनी है, कहानी नहीं याद रखना, क्योंकि कंक्लूजन से ही हमें सीडीएस में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। या फिर सीएपीएफ में भी।
चलिए, क्या बताया मैंने यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा होता है, तो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वो चलता है। ठीक, लेकिन अगर हम वही बात करें कि हमारा करंट फ्लो कैसा होगा, ठीक है, हमारा करंट का फ्लो कैसा होगा, तो करंट का फ्लो हमारा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैसा होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये कैसा था? ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। कैसे चल रहा था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की, तो कुछ इस तरीके से वो चलता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, मतलब यहां से हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा करंट का फ्लो है वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। ठीक, ये आप यहां पर देख सकते हो, याद रखना इस पॉइंट को भी। ठीक, अच्छा, करंट फ्लो के बारे में हम एक और चीज कह सकते हैं कि करंट फ्लो जो होता है वो हमारा हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करता है। ये भी एक स्टेटमेंट अपने आप में सही होती है। ठीक है, कैसे फ्लो करता है भाई? हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी की तरफ वो फ्लो कर रहा होता है। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहां पर बताई। कौन कौन सी? पहला तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट का फ्लो कैसा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ठीक, तीसरी बात मैंने क्या बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम जो हमारा करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है। इन तीन बातों को एकदम ऐसे गांठ मार के रख लेना है ना, भूलना नहीं है इस चीज को। अगर आगे हम बात करें तो फिर अगर आप पूछे मेरे से कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, क्या बताया मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी के साथ। तो मैथमेटिकली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सिंपल फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है यहां पर हमारा? ये है फ्लो ऑफ चार्ज, और टी क्या है हमारा? टाइम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं यहां पर पूछूं कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसका हमें ऐसा यूनिट पता करना है, क्या होता है ऐसा यूनिट करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, तो मैं पहले ये बोलूंगा कि फ्लो ऑफ चार्ज जो हमारा क्यू है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कूलम्ब होता है। फिर मैं पूछूंगा कि भाई टाइम का क्या होता है, आप बोलोगे सेकंड होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा कूलम्ब पर सेकंड। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? हैंड राइटिंग खराब। क्या होगा? कूलम्ब पर सेकंड। और इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोल रहे होते हैं, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। दो चीजें मैंने और इंपॉर्टेंट बताई इसमें, क्या? पहला तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और दूसरा जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है एम्पियर। ध्यान रखना है इस चीज को भी। सिंपल सिंपल तीन चार फॉर्मूले ही होंगे हमारे पास, उनको ही हम इधर उधर शफल करके नए फॉर्मूले बना रहे होंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हम याद रखें। ठीक है, जिसमें कि हमारा ये है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बोलते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। एक चीज और याद रख लेना यहां पर कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आप इसको टेंसर क्वांटिटी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई रीजन क्या है इसके पीछे का, तो आप ये बोलोगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस चीज के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे जब हम यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें मैं और आपको डिटेल में बता दूंगा कि फिर वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, कैसे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। वहां पर लाइक फोर्स वाले चैप्टर में भी हम जहां पर देख रहे होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पर इसको मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। इसलिए फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एट द सेम टाइम रीजन अगर आपसे कोई पूछ ले तो रीजन ये होता है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा या फिर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा होता। सिंपल। ठीक है,
आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, है ना। आगे बढ़े। आई होप कोई चिंता नहीं है, अगर कोई चिंता है तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहां पर पूछी जा सकती है क्वेश्चंस को। और आई होप कि मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं हर एक चैप्टर के बाद वो आप कर रहे होंगे, क्योंकि 10-15 क्वेश्चंस ही होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो रिपीट होते हैं और थोड़े जो डिफिकल्ट साइड पे होते हैं मैं उनको ही करा रहा होता हूं। ठीक है, आओ नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भैया? ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा ही लिख दूं ना, फिर लोग बोलते हैं सर पीडीएफ में पूरा नहीं आता। देखो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ज्यादा फालतू के स्टेटमेंट्स नहीं याद रखने हैं, क्योंकि इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर? मैं बोलूंगा वोल्टेज। इसी को हम वोल्टेज भी बोल रहे होते हैं, जिसको कि हम V से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली अगर डिनोट करना है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है। अच्छा, वोल्टेज में हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो हमें देखने के लिए मिलता है ना, जो हमें वोल्टेज में पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड देखने के लिए मिलता है, पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। वोल्टेज के केस में हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देखने के लिए मिले तो इसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल और इसका मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या फिर जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक, और इसी कांस्टेंट को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर फिर इक्वल टू साइन आ जाता है। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं V इक्वल टू आर आई। ठीक, यहां पर R जो हमारे पास आया है ये होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, इसको मेजर कैसे करते हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर कैसे किया जाता है, तो आप बोलेंगे सर एक डिवाइस होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, उसको कनेक्ट कहाँ कैसे किया जाता है? पैरेलल में। आगे हम इसको ये भी देख लेंगे कि पैरेलल सर्किट्स क्या होती हैं, सीरीज सर्किट्स क्या होती हैं। फिलहाल के लिए बस याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से और उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल सर्किट में, ना कि सीरीज सर्किट में। अगर इसका कोई ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होगा? वोल्ट होगा, V से डिनोट कर रहे होते हैं। फॉर्मूला भी एक याद रख सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि वर्क डन दे देगा या फिर चार्ज दे देगा और बोल देगा कितना बता दो भाई क्या है वोल्टेज, है ना, या फिर आपको वोल्टेज दे देगा और वर्क डन दे देगा, बोलेगा चार्ज बता दो। तो एक दो बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और मैं जब PYQs को एनालिसिस कर रहा होता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये सारी ही चीज़ों को ऐड कर दूं ताकि कोई भी चीज़, कोई भी एस्पेक्ट छूट ना जाए, तो इसीलिए सारी चीज़ें ऐड करवाता रहता हूं। ठीक है, लेकिन ओम्स लॉ को याद रख लेना है बहुत अच्छे से, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो हम उसके लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर जो कांस्टेंट है इस केस में वो है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको कि हम R से डिनोट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इससे हम आगे पावर को भी डिराइव कर रहे होंगे, पावर के फॉर्मूलाज को, तो थोड़ा ध्यान से याद रखना है इसको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं बात करूं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर दो पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है, यहां पर भी 5 वोल्ट है। तो आप मुझे ये बताइए कि करंट का फ्लो कैसे होगा, किस साइड पे होगा? तो बोलोगे सर करंट का फ्लो तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं ना, ये तो डिफरेंस जीरो है, यहाँ पर दोनों साइड पे 5 वोल्ट ही है, यानी कि बैलेंस्ड है, तो डिफरेंस तो होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लो यहां पर कोई VA पोटेंशियल है और यहां पर कोई VB पोटेंशियल है। ठीक है, और VA 15 वोल्ट है और VB जो है 5 वोल्ट है। अब बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहां पर 15 वोल्ट है, यहां पर 5 वोल्ट है, यानी कि करंट का फ्लो कैसा होगा? इस साइड पे होगा, क्योंकि करंट कैसे फ्लो होती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ
वैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने हीट वाले चैप्टर में हम देखेंगे आगे कि जो फ्लो ऑफ हीट होता है ना, वो फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड पे होता है। ठीक है, चलो वो दूसरी बात है, हम बाद में बात कर लेंगे जब हम एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसी तरीके से यहां पर भी होती है। ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, यानी कि अगर इस तरफ जा रहा है करंट, अगर कोई डायरेक्शन में इस तरफ बता दूं, इसका मतलब क्या है कि VA जो है हायर पोटेंशियल पे है और VB जो हमारा लोअर पोटेंशियल पे हमें पता है। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। एक चीज छोटा सा और याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है इसका, है ना। अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तभी हम ओम्स लॉ को लगा सकते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हमारे पास प्रेशर प्लस टेम्परेचर, अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर अगर ये दोनों भाई साहब कांस्टेंट हैं तभी हम ओम्स लॉ को लगा सकते हैं। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर होगी, है ना। इससे ज्यादा नहीं करना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें रखनी है जो एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक, आ जाओ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको कि हम कैसे डिनोट कर रहे होते हैं? जिसको कि हम डिनोट करते हैं आर से। कैसे डिनोट करते हैं? आर से। रेजिस्टेंस होता क्या है? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा होता है ना, उसको ही हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अब मैंने बताया था कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आर आई। तो बस मैंने शफल किया थोड़ा सा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में करंट। ठीक, सेम चीज है, इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे लिए ओम्स लॉ को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, ओम को हम कैसे डिनोट करते हैं? कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे होते हैं। कैसे आया ओम? वोल्टेज का क्या होता है ऐसा यूनिट? वोल्ट होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्टेज पर यूनिट एम्पियर क्या होता है? ओम होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर कोई भी एक लिंक टूट गया ना तो फिर आगे प्रॉब्लम होती है समझने में। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर होगी, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ वीडियोस, तो इसीलिए। ठीक, और हम ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये भी चीज याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट चीज जो है मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स के बारे में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए भी। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल के बारे में समझने वाले हैं हम? पहला हम बात करेंगे यहां पर कंडक्टर की। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर की, और तीसरा होगा हमारा इंसुलेटर। आई नो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट अगेन जिसको नहीं आती है उनके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, इसलिए मैंने सबको ही लेके चलने की कोशिश की है। ठीक है, 3 टाइप के मटेरियल हम यहां पर देख रहे हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक, अब जो कंडक्टर होते हैं ना हमारे पास, सबसे कम रेजिस्टेंस इन्हीं में होता है। इनका रेजिस्टेंस जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, हिंदी में लिखो क्या? सबसे कम होता है। ठीक, क्यों होता है सबसे कम? रीजंस होते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज यहां पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहां पर लार्ज अमाउंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनसे क्या हो गया सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से? यार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? ऊपर पढ़ा है अभी हमने जस्ट कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिसकी वजह से हमारा करंट का फ्लो हो पाता है। तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके कारण हमारा करंट का फ्लो भी बहुत आराम से हो जाएगा। इसका मतलब करंट में जो हमारा कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो कैसा होगा? बहुत आराम से हो जाएगा, फ्री फ्लोइंग हो जाएगा, आराम से करंट फ्लो कर रहा होगा हमारा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही आराम से हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं कि कंडक्टर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं कि भाई जितने भी मेटल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपका ग्रेफाइट कहां यूज होता है? ग्रेफाइट जो पेंसिल की निब होती है किससे बनी होती है भाई? बताना मेरे को। टैप वाटर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना वो हमारे कंडक्टर के हैं। ठीक, अब आप पूछोगे प्योर वाटर क्या कंडक्टर में नहीं आता? तो मैं बोलूंगा प्योर वाटर कंडक्टर में नहीं आता।
क्यों नहीं आता? इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये कंडक्टर नहीं होता। सिंपल सिंपल सी बात समझ में आई। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो होता है इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए। ठीक है, अब अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो आपका करंट का फ्लो बहुत आराम से हो जाएगा। इसके यानी कि कंडक्टर में हमारा करंट का फ्लो बहुत आराम से हो जाता है। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, आप याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, यहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, बट लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हमारे पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यानी कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर कंडक्टर के मुकाबले रेजिस्टेंस हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो करंट का फ्लो उतने आराम से नहीं हो पाएगा जैसा कंडक्टर में हो रहा था, बट फिर भी यहां पर करंट हमारा फ्लो होता है। ठीक, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें तो हम एग्जाम्पल्स को बोल सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या यूजेस हैं इसके? सेमीकंडक्टर्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो हम इसको यूज कर सकते हैं माइक्रोचिप्स में। कहाँ कहाँ यूज होती है माइक्रोचिप्स? मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, हर जगह हम इसको यूज कर रहे होते हैं। लैपटॉप की स्पेलिंग गलत होगी क्या? लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में इसका यूज होता है। ठीक है, इसका यूज हम कर रहे होते हैं सोलर सेल्स में। जितनी भी याद आ रही है मैं लिखवा दे रहा हूं, बाकी आप खुद भी सर्च करके जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। इंसुलेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते ही नहीं है तो फिर चार्ज कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। फ्लो ऑफ करंट बिल्कुल भी नहीं होता यहां पर। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट बिल्कुल भी नहीं होता यहां पर। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वुड हो गया, या फिर आपका बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट हो गया, या फिर आपका ग्लास हो गया, प्योर वाटर हो गया। ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमारे इंसुलेटर के होते हैं। ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, बहुत सफिशिएंट नॉलेज दे दी है मैंने इसके बारे में, है ना। अब सिंपल सिंपल वो 8वीं वाली डेफिनेशन भी नहीं बता सकता ना कि अरे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गया तो हम उसको कंडक्टर बोलते हैं, नहीं हुआ तो इंसुलेटर बोलते हैं। कुछ लॉजिकल होना चाहिए, इसीलिए थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें की गई हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। अब आप इंसुलेटर के केस की अगर बात करें तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा होगा? हाईएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं फ्री। ठीक, आ जाओ, अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हमारा हिंडर कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड कि आप मेरे से टेलीग्राम पर आके पूछें। ठीक है ना, और प्लीज़ परेशान भी नहीं करना है कि सर लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। आई नो लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, मैं खुद ही बना रहा होता हूँ उनको, है ना, तो मुझे पता होता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मतलब मैं टाइम से बनाकर देता रहूं। ठीक है, इतना डिले ना हो जितना इस बार हुआ है। ठीक है, आई प्रॉमिस इतना डिले तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको टाइम से देखने के लिए मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो, तो भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला वो होगा टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर के एस्पेक्ट को भी हम 3 भाग में देखेंगे। कैसे? कंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, और इंसुलेटर के केस में। ठीक है, पहला हमारा क्या है? टेम्परेचर है। देखो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कंडक्टर के केस की बात कर रहा हूं कि जब हमारा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है हमारा वो भी इंक्रीज कर जाता है। यानी कि जो हमारा कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता होगी वो यहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो फ्लो ऑफ करंट उतने आराम से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है सर कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया? समझाता हूं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है
जब वो इंक्रीज करता है तो यहां पर रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। उल्टा हो गया बिल्कुल यहां से सिनेरियो, रीजन में समझाऊंगा। और जब इंसुलेटर के केस की बात करते हैं, सर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, हम मोटी चमड़ी वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। जब पढ़ना ही नहीं है फिर क्या टेंशन है, ठीक है। टेंशन उनको होती है जो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की बात हम समझ लेते हैं कि हमारा जो आपका कंडक्टर होता है, जो हमारा कंडक्टर होता है और जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसमें होता क्या है एक्चुअली में। देखो, अब मैंने पहले ये चीज बता दिया था कि कंडक्टर में हमारे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं, ठीक है। हमें पता है ना कि यहाँ पर कंडक्टर में हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, है ना, जो कि बहुत आराम से मजे में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो जब हम करंट को पास करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो काम पे लग जाते हैं कि भैया चलो 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 हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना है, लेकिन बाकी सारे फ्री ही घूम रहे होते हैं, है ना, मतलब सब काम पे नहीं लगते हैं। थोड़े बहुत जिनका होता है कि चलो भाई थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काम पे लग जाते हैं, बाकी सारे फ्री घूम रहे होते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो मेटल से बने होते हैं हमारे, ठीक है। कंडक्टर जो होते हैं हमारे ये कहीं ना कहीं मेटल से बने होते हैं। इनके जो बॉन्ड होते हैं जो आउटर सेल में, उसमें काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीटिंग के कारण बाहर आ जाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो कोई एक यहाँ पर रास्ता है, और या फिर हाँ मान लो यहाँ पर कोई एक पतला सा रास्ता है, आपने बोला कि भाई यहाँ से 100 लोग यहाँ से जा सकते हैं, और आपने एक्सेस दे दिया 100 लोगों को, तो 100 लोग आराम से जा पाएंगे। मतलब अगर 90 भी होंगे तो आराम से जाएंगे, अपर लिमिट 100 है आराम से जाने के लिए। लेकिन अगर आपने बोला कि इसी पतले रास्ते से मैं अगर 1000 लोगों को भेज दूं एक साथ, रास्ता तो है, धीरे धीरे लोग जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा हिंड्रेंस होगी। वही चीज यहां पर भी होती है कि कुछ तो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो काम पे लगे होते हैं, बाकी सारे मजे में घूम रहे होते हैं, लेकिन हीटिंग होने के कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं ना, उनको भी हिंडर करते हैं वो। इसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर के केस में। समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, रेजिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ गया यहाँ पर। मैं बताता हूँ, सिंपल रीजन है दोस्तों। देखो होता क्या है कि कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर, ठीक है। तो जब हमने उसको करंट प्रोवाइड किया, उसमें जब टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए। अगर किसी काम को करने के लिए मान लो मैं बोलता हूं कि 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपने बोला कि फिलहाल मेरे पास 50 लोग ही हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है मैं दरिया दिल इंसान हूं, मैंने 40 लोग आपको और दे दिए, तो ऑब्वियसली जो काम 50 लोग कर पाएंगे वो फिर 40 लोग और अच्छे लग जाएंगे, तो फिर अच्छे से हो पाएगा वो काम। ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, फिर ये वाला इधर मत अप्लाई कर लेना कि सर 100 100 का जरूरत है, हम 1000 दे रहे हैं तो और अच्छा हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस केस में हमें ये समझना है सेमीकंडक्टर के केस में कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, इसलिए उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत हीट प्रोवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं उसमें, सेम रीजन की वजह से। और क्या होता है कि हमारे पास जो कंडक्ट करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, है ना। चलो दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो भाई, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आने में प्रॉब्लम हो रहा है समथिंग लाइक दैट, तो आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, उसके ओरिएंटेड ही क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपल सा है कि भाई कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रीजन मैंने एक्चुअली समझा दिया है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो रिजल्ट्स भी आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा। बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे उतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें, है ना। आ जाओ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करें अगर हम, तो रेजिस्टेंस जो होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कहने का अर्थ क्या है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर बढ़ा, जो अगर लेंथ बढ़ा कंडक्टर का, है ना, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा,
बस यही चीज है। तीसरा अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेजिस्टेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक, सिंपल सी बात है यार। देखो ये मान लो ये दो रास्ते हैं, ठीक है, आपको ट्रक लेकर जानी है ना, तो ट्रक यहां पर जाओगे तो कंजेस्टेड हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे बहुत ध्यान से आराम आराम से निकालना पड़ेगा। लेकिन वहीं हमारे पास चौड़ा रास्ता है तो आराम से लेके चले जाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हमारा मटेरियल। क्या है? मटेरियल। अच्छा, हमने क्या देखा अभी कि आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर इनको कंबाइन करके मैं लिखना चाहूं तो क्या इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या होता है यहां पर? ये होता है रो। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। ये रो जो है यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेजिस्टिविटी, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कोई इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, तो आप बोलोगे ओम मीटर होता है सर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो हर एक मटेरियल की अलग होती है, या ये ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, पहला है मटेरियल और दूसरा है हमारा टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर भी और टेम्परेचर के ऊपर भी, यही दो चीज़ों के ऊपर। ठीक, अब इसमें किस तरीके फंसाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। बोल देगा कि यार हमारे पास मान लो एक वायर है, और जो वायर है ना वो क्या बोलते हैं, उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दूसरा वायर है उसमें 30 सेंटीमीटर है, और तीसरा वायर है 20 सेंटीमीटर है। तो बताओ सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किस में होगी? और ऑप्शन डी दे रखा होगा नन ऑफ द अबव, या फिर एक और ऑप्शन दे रखा होगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे या फिर टेम्परेचर पे। तो ये नहीं करना है कि यार 40 सेंटीमीटर वाला है तो उसके ऊपर हम कर देते हैं सही हो जाएगा, नहीं। हमें ध्यान से पढ़ना है कि भाई रेजिस्टिविटी के बारे में बात की गई है जो कि मटेरियल के ऊपर, कि किस टाइप का मटेरियल है और टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अगर इस पूरी राम कहानी को अगर एक लाइन में समअप करें तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम बात करें तो ले ही लेते हैं एग्जाम्पल, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो मान लो हमारे पास दो वायर हैं, ठीक है। पहला वायर जो है वो है लॉन्ग एंड थिन। कैसा है वो? लॉन्ग एंड थिन। दूसरा वायर जो है हमारा कैसा है? शॉर्ट एंड थिक। पहला वायर कैसा है? लॉन्ग एंड थिन, दूसरा है शॉर्ट एंड थिक। अब मेरे को यह बताओ कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगी? हाइयर रेजिस्टेंस किस में देखने के लिए हमें मिलेगा, ये मेरे को बताओ। तो आप बोलेंगे सर ठीक है बता देते हैं, अब इतना क्या है पूछ रहे हो, ऐसी कोई बात तो है नहीं। देखो मैंने क्या बताया था? लॉन्ग यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक, दूसरा क्या है? थिन। अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया है यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों ही केस में यहां पर रेजिस्टेंस हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर देखो शॉर्ट एंड थिक, यानी कि यहां पर अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। थिक यानी कि मोटा है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई पहला वाला ऑप्शन जिसमें कि हमारा रेजिस्टेंस हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक, आगे बढ़े। बोर तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है ना तो पानी वानी पी लो, कुछ कर नहीं सकते है ना, डांस करके थोड़ी दिखाऊंगा इधर अभी। चलो देखते हैं।
वैसे अच्छा डांस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर कभी। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, हीटिंग इफेक्ट की, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ लें उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक सेकंड है ना। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फ्लो क्या होता है ये देखते हैं। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कभी कभी ये कि भाई किसी भी डिवाइस को अगर हम करंट पास करते हैं किसी भी डिवाइस से, तो डिवाइस हीट हो जाती है कुछ समय के बाद। जैसे कि हमारा टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, कुछ भी हो सकता है, पंखा वंखा हर चीज़, है ना। कुछ टाइम के बाद जब हम करंट फ्लो करवा रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। अब जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, बेटा आप एक काम करो, मोबाइल को चार्ज में लगा के अपना थोड़ी देर बाद चार्जर टच करके देखना, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। चलो देखो, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या है इसके पीछे का रीज़न। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई हीटिंग इफेक्ट दिया किसने था। ये जो हीटिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको दिया था जेम्स जूल्स ने। किसने दिया था, जेम्स जूल्स ने दिया था 1840s में, आई थिंक, जितना मेरे को याद है, इसको दिया था उन्होंने। जूल्स भाई कहते हैं, रीजन बता रहा हूं इसका क्यों ऐसा होता है ना, हीटिंग। जूल्स भाई क्या कहते हैं, जूल्स भाई कहते हैं कि भाई जब किसी भी डिवाइस से हम करंट पास करते हैं ना, तो हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हर डिवाइस में क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। और वही एनर्जी लॉस जो होती है वो हीट की फॉर्म में बाहर आती है। क्या बोला मैंने, मैंने नहीं, जूल्स भाई ने क्या बोला था, जूल्स भाई ने बोला कि जब भी हम किसी डिवाइस से करंट पास करते हैं तो हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। और वही एनर्जी लॉस जो होती है वो हीट की फॉर्म में निकलती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। हीट, जो इसको हम एच से डिनोट कर रहे होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। हीट को आप कैसे मेजर कर रहे होते हैं, जूल्स में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो जो हमारा हीट होता है इसको हम कैसे कर रहे होते हैं, जूल्स में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। आई की बात अगर हम करें तो आई क्या होता है हमारा, आई होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किस में, एम्पियर्स में होता है। दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा, वापस वापस लिख रहा हूँ, ऐसा यूनिट है ना, याद रख लेना है। ये क्या है हमारा आर, ये होता है रेजिस्टेंस, जिसको कि क्या बोलते हैं, किससे, ओम से करते हैं, है ना, ऐसा यूनिट। और ये क्या है हमारा टी, ये है टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन सेकेंड्स। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, है ना। तो हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जो हमारा एच होता है, हीट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। जो हीट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टी के, ठीक है। देखो, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा, करंट की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी हीटिंग भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी हीटिंग भी बढ़ती जाएगी। और जितना टाइम तक हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे उतने ही हमारा हीट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब था इसका, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का। ठीक, समझाते हैं आपको, इसका मतलब समझाते हैं, छोड़ेंगे नहीं ऐसे, डोंट वरी। देखो होता क्या है कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये हीटर है, बहुत सारे लोगों ने हीटर नहीं देखा होगा, और ये बल्ब है, ठीक। अब हीटर में क्या होता है ना, इसके अंदर ये पतली पतली आपको वायर दिख रही होंगी, यहाँ पर ये पतली पतली आपको वायर दिखती हैं। ये पतली होती हैं, लंबी भी होती हैं। एट द सेम टाइम आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर क्या लगा होता है, यहाँ पर ये होता है टंगस्टन, टंगस्टन की वायर लगी होती है। ये भी आपकी पतली होती है और लंबी होती है, ठीक। कहने का अर्थ क्या है, मैंने क्या बोला, लॉन्ग, थिन, दो चीज का मैंने यूज किया, पतला और लंबा, ठीक। इसका क्या मतलब है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अभी हमने पढ़ा था। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। दोनों ही केस में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है,
और अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये वाला चीज़ यहाँ पर हमने पढ़ा था। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हो, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो पता चला हम ऐसा क्यों यूज़ कर रहे होते हैं पतली और लंबी वायर्स को हीटर में, और हमारी नाइक्रोम की जो टंगस्टन की जो वायर लगी होती है बल्ब के अंदर, वो पतली और लंबी क्यों होती है? यही रीज़न होता है। क्यों? अगर लंबी है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना? आई होप मेरा प्रवचन अच्छा लग रहा होगा, है ना? चलो आगे पढ़ें। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इट्स हमारा ड्यूटी कि हम इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक, देखो टॉपिक है कि भाई किस तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? पहला तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दें, दूसरा आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होती है सर? तो सीरीज क्या होती है पहले ये समझ लो, ठीक है? पहला सीरीज ही समझ रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको मिटा देता हूँ, फालतू में लिख दिया। चलो देख लेते हैं सीरीज क्या होती है। तो होता क्या है कि मान लो कि हमारे पास, अच्छा आपने सबसे प्राइम एग्जांपल, वो दिवाली में आपने जो लड़ी खरीदी होगी, है ना, वो जो बुकबक बुकबक करती है, ये पता है ना? जिन्होंने नहीं खरीदी भाई अमीर लोग हैं, फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, वो कुछ और खरीदते होंगे फिर। तो ये देखो, मान लो कुछ इस तरह का सा वायर होता है और उसमें फिर इस तरीके से कुछ लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है? एक ही वायर में सारी ही लाइट्स लगी होती हैं। या फिर मैं अगर एग्जांपल लूँ कि आपको अगर लड़ी को, जो हमारा लाइट होता है, वो जो डिस्को लाइट्स होती हैं, उनको अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक प्लग लगाते हो और यहाँ पर एक लंबी सी वायर लगाते हो और फिर इसमें आप कनेक्ट करते हुए चले जाते हो। यानी कि सारी ही जो कनेक्शंस होती हैं वो एक लाइन में होती हैं, सीरीज में होती हैं, विदाउट एनी कोई भी कनेक्शंस को ब्रेक नहीं करते आप, बिल्कुल एक लाइन में सारी चीज़ों को लगाते हुए चले जाते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, प्राइम एग्जांपल मैंने बता ही दिया कि वो जो दिवाली वाली लाइट्स हम लेकर आते हैं अपने लगाने के लिए, वही वाली। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको जरा समझो। ठीक है, देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1, R2, R3, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तीन लिया हुआ है। R1 मान लो एक बल्ब है, R2 एक AC है, R3 एक फैन है। ये तीनों का ही मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इनको लिया है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि I करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, और घूम रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं निकल रहा, I करंट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से निकलेगा और लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि आई कुछ यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, जितना करंट आई यहाँ से निकल रहा है उतना ही करंट आई यहाँ पर वापस भी आ रहा है। ठीक है, जितना करंट निकला फाइनली उतना ही करंट वापस भी आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो सीरीज कनेक्शन के केस में हम ये कहते हैं कि करंट हमेशा हमारा सेम रहता है, आई जो हमारा रहता है वो हमेशा ही सेम रहता है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो ये हमारा डिफरेंट होता है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। कैसे? अब हमें याद होगा, क्या याद होगा? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अब मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि R1 के क्रॉस मुझे बताओ कि वोल्टेज कितना होगा, तो V1 अगर हम निकालना चाहें, करंट तो हमारा सेम है लेकिन रेजिस्टेंस हमारा अलग होगा, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। वहीं अगर मैं बात करूं कि R2 के अलॉन्ग मुझे वोल्टेज बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे IR2, क्योंकि करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं V3 की बात करूं तो I इंटू R3। तो हर बार हमें वोल्टेज जो है यहां पर डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक, दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहला, करंट हमेशा सेम रहता है, दूसरा, वोल्टेज हमेशा डिफरेंट रहता है। अच्छा एक बात बताओ, हम सीरीज वाले कनेक्शन को अपने घर में क्या यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? कोई भी एक बल्ब जैसे ही हमारी खराब होती है उस लाइट में पूरा ही हमारा लाइट जो है जलना बंद हो जाता है, आपको पता होगा। तो अगर घर में उसको इस्तेमाल किया तो मान लो घर का पंखा खराब हो गया, अगर घर का पंखा खराब हुआ तो घर में सारा ही फिर कनेक्शन आपका ठप पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा कनेक्शन चाहेंगे आप अपने घर पे कि भाई मान लो एक बल्ब खराब हुई और पूरी फिर आपका घर का पूरा कनेक्शन ही खराब हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा,
इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बता दो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूलाज बता रहा हूं क्योंकि वही जरूरत पड़ती हैं। अब उनको डिराइव करने नहीं जाएंगे हम, क्योंकि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। मैं क्वेश्चंस क्लास में लाऊंगा ना अगले वाले में, तब देख लेना, जो देखते हैं उनको पता होगा। अगर यहां पर मैं बात करूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ सीरीज, तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R1 R2 R3 कुछ भी वैल्यू दी होगी, आपको उसको बस ऐड कर देना है और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। एट द सेम टाइम हमें इक्विवेलेंट अगर वोल्टेज पता करना है तो फिर सिंपल आपको V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी आपको वोल्टेज निकाल के फिर उसको ऐड कर देना, इक्विवेलेंट वोल्टेज भी आपको पता चल जाएगा। कैसे निकालोगे वोल्टेज? सिंपल, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, करंट हमेशा हमारा सेम रहेगा, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी उसमें बस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, यही दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस ज्ञान जो मैंने अभी दिया है सीरीज के केस में, तो हम यहाँ से सीरीज कनेक्शन में एक चीज कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता जाता है। मैं बस यही समझाना चाह रहा था यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस जो है, जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, हमारा वोल्टेज जो है वो डिक्रीज या फिर ड्रॉप होता चला जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पैरेलल की बात कर ले। अच्छा चलो पैरेलल देख लेते हैं। देखो अगेन, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हो कि करंट हमारा आई निकला यहां से, लेकिन फिर यहां पर डिवाइड हो गया क्योंकि यहां पर नोड था। ठीक है, नोड के पैर अब उतना डिटेल में फिर नहीं जाएंगे कि नोड क्या होता है, कैसे कैसे फिर करंट डिवाइड होता है। बस इतना याद रखो कि यहां पर जो हमारा होता है करंट डिवाइड होता रहता है। ठीक है, अगर मैं यहां से बोलूं कि आई करंट निकला था, तो यहां पर आने के बाद वो डिवाइड हो गया, यहां पर I1 चला गया, यहां पर I2 चला गया। अगर आप मेरे से पूछोगे कि आई की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा I1 प्लस I2 की वैल्यू को अगर मिला दे तो मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर I2 था, तो यहाँ पर सॉरी ये I3 होगा और ये I4 हो जाएगा। एक मिनट मेरे को करेक्ट कर देने दो, ये हो जाएगा I3, यहाँ पर इसको आप मान लो I4। तो अब मैं अगर बोलूँ कि भाई I3 की वैल्यू बता दो मेरे को, सॉरी I2 की वैल्यू बता दो, तो हो जाएगी I3 प्लस I4। यानी कि जो हमारा करंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा पैरेलल होता है उसके केस में हमारा जो हमारा करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक, लेकिन पैरेलल केस में हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो हमारा सेम रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है। सीरीज के केस में क्या देखा था हमने कि जो हमारा करंट था वो सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। यहां पर उसका उल्टा हो जाता है। ठीक, सिंपली अगर मैं बोलूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि करंट इक्विवेलेंट, आई इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जितने भी दिए होंगे सबको ऐड कर देना, सिंपली आपका इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, क्यों? क्योंकि जितने भी होंगे सबको ऐड कर देना, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शंस ही वो कनेक्शंस होते हैं जिनको कि आप हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। क्यों भाई, क्यों यूज कर सकते हैं इसको? क्योंकि अगर इसमें कोई भी एक चीज खराब होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर आपके पास R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है। ठीक, यहाँ से करंट आपका निकला तो करंट डिवाइड हो गया, इस साइड भी चला गया, इस साइड भी चला गया। ठीक, मान लो यहाँ पर ये अप्लायंस कोई भी था, मान लो फैन था, बल्ब था, कुछ भी था, खराब हो गया, इस सर्किट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको अपना करंट प्रोवाइड हो रहा है, ये अपना बढ़िया चलता रहेगा। सेम फिर आगे भी करंट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा, तो इसको भी बढ़िया अपना करंट सप्लाई मिलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी एक चीज खराब हो जाए उसके ऊपर, उसके कारण पूरे घर पे ना असर पड़े, इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन का यूज कर लेते हैं। सिंपल सिंपल सी भाषा यही है। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो आगे देख लें। नोट वोट भी करते जाना यार, नहीं तो फिर पीडीएफ वीडियो तो मैं दे ही देता हूँ, लेकिन खुद से नोट करने का मजा ही अलग है ना। चलो आगे देख लो। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो भाई पावर की यूनिट क्या होती है? पावर को पहले डिनोट कैसे करते हैं? पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी होती है वॉट, W। ठीक,
अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर क्या होता है? पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। P इक्वल टू वी इंटू आई, या फिर P इक्वल टू वी आई, आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं मैथमेटिकली। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना है। अब मैंने आपको ओम्स फॉर्मूला बताया था, ओम्स लॉ बताया था। क्या बताया था? V इक्वल टू आई आर। पुट करो जरा इसके अंदर, P इक्वल टू आई आर इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला हमें मिल गया। कुछ नहीं किया है, ये वाला आई आर इसकी जगह पुट कर दिया है। ठीक, अगेन ये वाला फॉर्मूला आप कहां यूज करते हैं? इसको आप यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन में। कहां यूज करते हैं? सीरीज कनेक्शन में यूज करेंगे। नीचे लिख देता हूं, एक काम करता हूं, इसको आप सीरीज कनेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, सीरीज कनेक्शन दे दिया जाए आपको, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि भाई पावर निकाल दो, तो आप फिर वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर कांस्टेंट हो ना, क्या कांस्टेंट हो? करंट सोर्स। एक्चुअली में करंट सोर्स कहां पर कांस्टेंट देखा था हमने? सीरीज कनेक्शन में ही, जहां पर करंट जो था हमारा सेम था। जितना करंट हम भेज रहे थे उतना ही करंट हमें वापस भी मिल रहा था, वापस आ जा रहा था। तो जहां पर करंट सोर्स हमारा कांस्टेंट होता है, या फिर आप डायरेक्टली बोलो कि सीरीज कनेक्शन में हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, पावर का क्या फॉर्मूला देखा हमने? वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और हमने ओम्स लॉ में क्या देखा था? V इक्वल टू आई आर। तो क्या मैं I इक्वल टू वी बाई आर लिख सकता हूं क्या? जरा पुट करना इसमें, P इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम वी स्क्वायर बाई आर। इस वाले फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करते हैं? अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, आप हमें पावर निकाल कर दे दो, तो वहां पर आप इसका यूज करते हैं। कहां पर? पैरेलल कनेक्शन में। या फिर जहां पर हमारा कांस्टेंट वोल्टेज दिया हो, ठीक है, उस केस में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। कहां पर होता है हमारा कांस्टेंट वोल्टेज? पैरेलल के केस में ही होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, समझ पा रहे हो? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है ये? वोल्टेज। इसको भी याद रखना है। तो देख रहे हैं आप, एक फॉर्मूला जो था हमारा ओम्स लॉ, उससे ही हमने यहां पर 3 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा याद आ गया अचानक से। देखो, हमें पता है कि हर डिवाइस का पावर सेम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से बल्ब लेकर आए कि भाई 25 वाट का बल्ब था, है ना, 25 वाट का बल्ब था, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे ही आप उसको कनेक्शन लगाएंगे या फिर अपने हिसाब से आप उसका पावर जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। पावर तो सेम ही रहेगा। अगर 25 वाट का बल्ब लेकर आए हैं तो उतना ही रहेगा। और आपने अपने घर में भी सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, या फिर आप खुद भी बोलते होंगे कि यार एक काम करो, पंखा बंद कर दो। क्यों कब बंद कर दो? क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है अभी हमारे घर में, तो हमारा जो पंखा है वो जल जाएगा। या फिर लाइट जो है ना उसको बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है ना अभी वोल्टेज कम आ रहा है, तो वो जल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है इसके ऊपर? मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, चलो। देखो, मान लो आपके घर में पंखा आया 100 वाट का। 100 वाट हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर। कितने का? 100 वाट का आया, ठीक है। और आपके अंदर, मतलब आपके घर के अंदर जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज सप्लाई आती है, वो होती है 200। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। अब पावर तो चेंज हो नहीं सकती, ये तो 100 वाट ही रहने वाली है, ठीक है। वोल्टेज हम इस कितना दे रहे हैं इसको? 200 फिलहाल के लिए, ठीक है। तो करंट कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 0.5 एम्पियर देंगे तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है भाई। एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ये पहला सिनेरियो था, दूसरा सिनेरियो लेते हैं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई पावर कितना है हमारे पास? 100 वॉट्स ही है। पंखे का पावर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो 100 वॉट का ही लेकर आए थे हम। लेकिन अब जो है वोल्टेज मैं कम कर दे रहा हूं, अब मैं 100 वोल्ट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको कितना करंट यहां पर लगेगा ताकि ये वैल्यू मतलब पूरी हो पाए? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाइड बाई 1 करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर हमारा सेटिस्फाई हो पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा यहां पर दोस्तों कि वोल्टेज को जैसे ही हमने कम कर दिया, हमारा करंट कितना हो गया? बढ़ गया। इस केस में कितना बढ़ा? मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स।
ठीक। अच्छा, अब जरा हम आपको पीछे लेकर चलते हैं दोस्तों। मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि जैसे ही हमने करंट को बढ़ाया, करंट की वैल्यू को, हमारा हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही हमारा करंट 0.5 एम्पियर से 1 एम्पियर पे जाएगा, हमको हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसी वजह से जो हमारा पंखा होता है या फिर बल्ब हो जाता है वो जल जाता है। ठीक है, तो यही कारण होता है उसके पीछे। आई होप इतनी बात जो मैंने बताया वो क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि पावर तो हमारा सेम है, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण हमें करंट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से हमारा, अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। ठीक, चलो आगे देख लें। आगे हमारा किरचॉफ्स लॉ। पढ़ लेना है स्टेटमेंट, सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना, तो देख लेना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एट जंक्शन इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसका सम जो होगा, करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट जो होगा सम आउट ऑफ द जंक्शन, वो इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि डायरेक्टेड, जो भी है समझा देता हूं मैं इसको, अपनी भाषा में समझाता हूं, अपनी भाषा में समझाने का मजा अलग है। ठीक है, देखो होता क्या है कि मान लो कोई हमारा यहाँ पर जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन क्या होता है, अगर मैं बहुत आम भाषा में बात करूं जंक्शन के बारे में, तो स्टेशन हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, लखनऊ जंक्शन हो गया, है ना, इंदौर जंक्शन हो गया, कोलकाता जंक्शन हो गया। जंक्शन क्या होता है, जहां पर बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं और बहुत सारी चीजें वहां से जा भी रही होती हैं। ठीक है, एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है जंक्शन। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास 3 करंट आपको दिख रहे होंगे, I1, I2, I3 जो इस जंक्शन में आ रहे हैं, I4, I5, I6 जो है यहां से जा रहे हैं। ठीक है, करंट जो है बाहर जा रहे हैं, I1, I2, I3 अंदर आ रहे हैं, I4, I5, I6 बाहर जा रहे हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो क्या कहता है कि करंट जितना अंदर आया, करंट जितना अंदर आया और करंट जितना बाहर गया, वो दोनों होगा इक्वल। यानी कि करंट कमिंग टू द जंक्शन इक्वल टू होगा किसके, करंट लीविंग द जंक्शन। यही सेम चीज आपको यहां पर मैंने लिख के रखा हुआ है भाषा में, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसी को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 हमारा इक्वल होगा किसके, I4 प्लस I5 प्लस I6 के। ठीक, इसी को हम किस तरीके से और डिनोट कर सकते हैं, अगर हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 है और मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको बस इधर साइड लेकर आ जा रहा हूं, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 किसके इक्वल टू होगा, 0 के इक्वल टू होगा। अगर सॉल्व करने पर, अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर आपको मान लो 2 वैल्यूज मिल सकती हैं, या तो अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या फिर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, या फिर अगर 0 है तो बढ़िया बैलेंस्ड है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मान लो कि +2 कुछ वैल्यू आ गई आपकी, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, करंट जो है वो अंदर आ रही है ना, करंट जो है जंक्शन के अंदर आ रही है। और वहीं अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो आपको ये कहना है कि भाई जो करंट जो है वो जंक्शन से बाहर जा रही है। ठीक है, यानी कि -4 आ गया मान लो, यानी कि करंट जो है वो बाहर जा रही है। अगर मैं बात करूं +2 आया, यानी कि करंट जंक्शन के अंदर आ रही है, क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और ये वाली नेगेटिव। ठीक, कैसे, ये पर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, चलो सिंपल सा है यार, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। देख लेना, रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है, ग्रीन वायर ग्राउंडेड होता है, ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर होता है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड करके रखा हुआ है। कुछ डिवाइसेस को देख लेते हैं। पहला हमारा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर जो होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक, दूसरा होता है हमारा इन्वर्टर, ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी या तो कांस्टेंट या फिर 0 हर्ट्ज, और अगर हम एसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है तकरीबन 50 हर्ट्ज। ठीक, अगर मैं बात करूं वोल्ट मीटर की, किसकी बात करें, वोल्ट मीटर की, क्या करता है मेजर, वोल्टेज मेजर करता है। अब पता चला हम इसको कनेक्शन क्यों लगाते हैं, इसमें पैरेलल में लगाते हैं। आइडियल रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम वोल्ट मीटर की, तो वो हाई होती है, वेरी हाई। ठीक, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद रखना। कनेक्ट कैसे करते हैं, हम पैरेलल में करते हैं, है ना। वोल्ट मीटर और एम मीटर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेकर। ठीक, एम मीटर की बात करें, करंट को मेजर करने के लिए होता है। आइडियल रेजिस्टेंस इसका काफी कम होता है और इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग
पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, कैपेसिटर की बात करें चार्ज को स्टोर करने के लिए होता है। यूनिट की बात करें तो फराड होता है, और इसका एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमें देखने के लिए मिलता है कंडेंसर फैन का। एक चीज और याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, सीरीज कनेक्शन दे देगा, वहां पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस ना देकर कैपेसिटर दे देगा और बोलेगा कि इक्विवेलेंट करंट निकाल दो। यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट। उस केस में अगर सीरीज के केस में आपको 1/C1 + 1/C2 का फॉर्मूला लगाना है। यही अगर रेजिस्टेंस होता सीरीज के केस में तो आप R1 + R2 डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज कर सकते थे, जो कि मैंने बताया था। और यहाँ पर पैरेलल के केस में उल्टा हो जाता है कि भाई C1 + C2 डायरेक्टली कर रहे होते हैं आप। लेकिन यही अगर आप इसकी जगह पर रेजिस्टेंस लगा रहे होते तो 1/R1 + 1/R2 करना पड़ता। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट। तो बस मैंने बता दिया है, कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मतलब ऐसा घबराए ना। ठीक है, आइए ट्रांसफॉर्मर देख लेते हैं दोस्तों। आज क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की होगी क्योंकि लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने मैग्नेटिज्म भी इंक्लूड नहीं किया ताकि उसको बाद में अच्छे समझा पाऊँ। ठीक, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफॉर्मर में हमें दो कॉइल्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है इनपुट के लिए होता है, सेकेंडरी हमारा आउटपुट के लिए होता है। सिंपल सा मैंने डिजाइन बना दिया है, देख लेना। यहाँ पर यहाँ से इनपुट करंट I1 गया, यहाँ पर I2 करंट जो है आउटपुट में वापस आ गया। ये इनपुट वोल्टेज है हमारा, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। बीच में हमें यहाँ पर जो है कोर देखने के लिए मिलता है। ठीक, अच्छा, यहां पर जो इनपुट पावर होती है वो इक्वल टू होती है आउटपुट पावर के। जो इनपुट पावर होती है वो इक्वल टू होती है आउटपुट पावर के। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि V1 I1 = V2 I2, यानी कि इनपुट पावर जो है इक्वल टू है आउटपुट पावर। अगर मैं इसको थोड़ा शफल वगैरह करूं तो V1 अपॉन में V2 = I2 अपॉन में I1 = K। ये फॉर्मूला होता है हमारा टर्न्स रेशियो का। तो अगर एग्जाम में आपसे टर्न्स रेशियो के बारे में पूछ लिया जाए तो इसी को कहते हैं। ठीक, देखो भाई, हमें दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप जो होता है हमारा वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। और अगर हम बात करें स्टेप डाउन की तो ये हमारा वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। ठीक, कैसे इंक्रीज करता है भाई स्टेप अप, यहां पर आउटपुट वोल्टेज, अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो अगर बढ़ा दिया जाए इनपुट वोल्टेज से तो फिर हमारा जो है वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, यहां पर अगर हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दें आउटपुट से तो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। कैसे होता है भाई, ये समझाता हूं मैं। देखो होता क्या है ना कि यहां पर मान लो कि ये कुछ हमारा इनपुट था और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ये हमारा बीच में कोर है। होता क्या है कि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि ये वाला हमारा इनपुट है, ये आप मान लो V1 है और ये वाला हमारा V2 है। ठीक है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है ना। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है वो हम आउटपुट की साइड, यहां पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। किसकी साइड पे कम है, इनपुट की साइड पे, आउटपुट की साइड पे ज्यादा है, यानी कि सेकेंडरी वाइंड को हमने इंक्रीज कर दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा V2 के साइड पे एज कंपेयर टू V1, काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू V1, है ना। यहाँ पर हम जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है आउटपुट साइड पे हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि सेकेंडरी साइड पे जो हमारा वाइंडिंग है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू जो हमारा इनपुट साइड पे है। यहाँ पर केस जो है उल्टा हो जाएगा स्टेप डाउन के केस में, ये देख लेना। यहाँ पर हम जो हमारा इनपुट वाइंडिंग होता है इसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं एज कंपेयर टू आउटपुट वाला। ठीक है, ये बीच में हमारा कोर हो जाएगा। ये आपका V1 है, ठीक है, और ये आपका V2 है। ठीक है, इस केस में हमने क्या किया,
जो हमने हमारा इनपुट साइड की वाइंडिंग थी, जो हमारी प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग थी, जो ये वाली वाइंडिंग थी, इसको हमने बढ़ा दी और जो हमारी आउटपुट वाली थी इसको हमने कम कर दिया। इस केस में क्या हो जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू V2। ठीक। एक्चुअली में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं ना, इसको हम लोग अपने मोबाइल चार्जर्स में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक। आई होप इतना क्लियर होगा, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मिले थे 2-3, बाकी तो मैं जो मिले हैं वो आगे करा दूंगा, जिसमें कि हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह है, या फिर विलियम गिलबर्ट के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी, तो वो हम मैग्नेटिज्म वाले में कर लेंगे, शॉर्ट में करवा दूंगा मैं इसको, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स के, जैसा कि हमारा कॉपर है, आयरन है, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर आपका स्टील हो गया, या फिर ब्रास हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल जो बैड कंडक्टर होते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो बैड कंडक्टर्स होंगे, लाइक हमारा नाइक्रोम हो गया, इबोनाइट हो गया। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं ना जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपका टंगस्टन हो गया, कार्बन, थैंक यू।